जय हिंद। चैप्टर 6 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन की बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 7। चैप्टर टाइटल्ड है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एटमॉस्फेयर होता क्या है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये जो अलग अलग गैसेस हैं, इनके मिक्सचर को ही क्या बुलाया जाता है? एटमॉस्फेयर बुलाया जाता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, ये अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखता है, ये अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें लाइफ गिविंग गैसेस भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बेहद इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑक्सीजन बेहद इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बेहद इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी इसी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। बेहद सिंपल और इंपॉर्टेंट बात। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अच्छा, ये जो एयर होती है, दिस एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास। ये जो एयर होती है, ये अर्थ के मास का बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface। अर्थ के सरफेस से लगभग 32 किलोमीटर हाइट तक 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो एयर होती है, ये कलरलेस होती है, ये ऑर्डरलेस होती है। ये जो एयर होती है, इसको इन जनरल सिर्फ फील किया जा सकता है, और फील भी तब किया जा सकता है जब ये एयर विंड के जैसे ब्लो करती है, जब ये एयर विंड के जैसे बहती है। बेहद सिंपल। दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, और एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर from the earth surface। बेहद सिंपल सा और बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको समझ में आया होगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका कंपोजिशन क्या है, या ये कहें कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एक तो गैसेस देखने को मिलती हैं, दूसरा इसमें वाटर वेपर देखने को मिलता है, और तीसरा इसमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एक तो इसमें गैसेस देखने को मिलती हैं, दूसरा इसमें वाटर वेपर देखने को मिलता है, और तीसरा इसमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस देखने को मिलती हैं, ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं इन द लोअर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स होती हैं, उनमें ये गैसेस मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की हायर लेयर्स में जाते हैं, वैसे वैसे ये जो गैसेस का प्रोपोर्शन है, ये भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की अगर बात करें तो लगभग 120 किलोमीटर की हाइट पे ऑक्सीजन ना के बराबर देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, वाटर वेपर की अगर बात करें, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो वाटर वेपर है, ये भी लगभग 90 किलोमीटर तक की हाइट में ही देखने को मिलता है, उसके बियॉन्ड देखने को नहीं मिलता है। बेहद सिंपल। एक तो ये कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका कंपोजिशन क्या है। एटमॉस्फेयर में गैसेस देखने को मिलती हैं, वाटर वेपर देखने को मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, ये मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं लोअर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये जो गैसेस का प्रोपोर्शन है, ये भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की हाइट पे ऑक्सीजन ना के बराबर देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये बना हुआ है गैसेस से, ये बना हुआ है वाटर वेपर से, ये बना हुआ है डस्ट पार्टिकल से। एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस के बारे में। देखो, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं, और ये जो गैसेस हैं, इनका कंपोजिशन किस तरीके से है। देखो, एटमॉस्फेयर में
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और ये जो कंपोजिशन है इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि कंपोजिशन आपको पता होगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देखने को मिलती है, लगभग कितनी, 78.08% वाई वॉल्यूम। और ये जो है वाई वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये जो परसेंट हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78.08% है, ये परसेंट बाय वॉल्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लगभग कितनी देखने को मिलती है, 20.95% देखने को मिलती है। फिर आर्गन, और आर्गन कितनी देखने को मिलती है, लगभग 0.93% देखने को मिलती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कितनी देखने को मिलती है, 0.036%। इसके अलावा नियोन देखने को मिलती है, हीलियम देखने को मिलती है, क्रिप्टो देखने को मिलती है, जिनॉन देखने को मिलती है, हाइड्रोजन देखने को मिलती है। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ कितनी देखने को मिलती है, 0.00005%, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ऑलमोस्ट 99% हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इन तीन गैसेस से बना हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। लेकिन सबसे ज्यादा बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबसे ज्यादा बात क्यों होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बेहद इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ खूबियां हैं, कुछ खासियत है, और वो खूबियां क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, जो सूरज की रेडिएशन आती है धरती की तरफ, उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। उसको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पास होने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब सोलर रेडिएशन आती है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ये इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, बहुत इजीली इसको पास होने देती है। और ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है। लेकिन खास बात क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई ये अर्थ के सरफेस तक पहुंची, अर्थ के सरफेस ने इसको एब्जॉर्व किया। अब ये जो अर्थ का सरफेस है इसको वापस से रिफ्लेक्ट करने की शुरुआत करता है, वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ने की शुरुआत करता है। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करती है, इसी की वजह से ये जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें हीट देखने को मिलती है, इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करती है, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है ये इसी वजह से देखने को मिलता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करती है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर बैलेंस में है, उसको इम्बैलेंस नहीं किया गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जैसे सिनेरियो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स को हद से ज्यादा जलाया है उसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में ये बढ़ता जा रहा है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा हीट देखने को मिलेगी, ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ह्यूमन लाइफ के लिए, इन जनरल लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा ओजोन, ओजोन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोस्टली देखने को मिलता है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में। मतलब अर्थ के सरफेस से लगभग 10 किलोमीटर की हाइट से लेके 50 किलोमीटर तक की हाइट तक जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। और ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सन की तरफ से जो यूवी रेज आती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जो कि बेहद हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ओजोन करती है। तो इन यूवी रेज से, इन हार्मफुल यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती है। तो एक एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट है गैसेस,
फिर दूसरा कंपोनेंट है वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर होता है इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो वाटर वेपर है ये डिक्रीज होता जाता है, ये कम होता जाता है। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में वाटर वेपर ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो वाटर वेपर है इस वाटर वेपर के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज देखने को मिलता है। अच्छा, इन जनरल अगर बात करें तो वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में ये जो वाटर वेपर है ये लगभग 4% होता है ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। टोटल एयर में बाय वॉल्यूम लगभग 4% वाटर वेपर देखने को मिलता है। कहां पे? वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में। लेकिन अगर हम बात करें डेजर्ट एरियाज की, अगर हम बात करें पोलर रीजन्स की, तो यहां पे जो वाटर वेपर होता है वो लेस देन 1% होता है ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में ये जो वाटर वेपर है ये लगभग 4% होता है। लेकिन डेजर्ट एरियाज में और पोलर रीजन्स में ये जो वाटर वेपर है ये लेस देन 1% होता है ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। ये जो वाटर वेपर होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये जो वाटर वेपर है ये इंसोलेशन को, जो सन की रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। और अगर वाटर वेपर सन की रेडिएशंस को, इंसोलेशंस को एब्जॉर्ब करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वाटर वेपर है ये टेम्परेचर, ये हीट को इंक्रीज करने में भी अपना रोल प्ले करता होगा। ये जो वाटर वेपर है ये एक तरीके से ब्लैंकेट के जैसे एक्ट करता है, एक तरीके से चादर के जैसे एक्ट करता है। ये जो वाटर वेपर है ये अर्थ को ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता और ना बहुत ज़्यादा गर्म होने देता। ये जो वाटर वेपर है ये एयर की स्टेबिलिटी में और इनस्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। खुद ही सोच सकते हो आप कि अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियसली बातें होगी। एयर में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो वाटर वेपर है ये एयर की स्टेबिलिटी में और इनस्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, एक चीज और, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो वाटर वेपर है ये डिक्रीज होता है। अच्छा, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो वाटर वेपर है ये डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये जो रीजन है ये अपन 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा। तो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वाटर वेपर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनकी कहानी क्या है? देखो, एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट कैपेसिटी है कि वो छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड कर सकता है। ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। जैसे कभी सी सॉल्ट्स आएंगे तो कभी फाइन सॉइल्स आएंगे, कभी स्मोक सूट होगा तो कभी ऐश के थ्रू आएंगे, कभी पॉलेंस होंगे तो कभी डस्ट होगी। मतलब वेरियस जगहों से ये जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में आते हैं। और एटमॉस्फेयर के पास में सफिशिएंट कैपेसिटी है, सफिशिएंट पावर है कि वो इन छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये जनरली एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में देखने को मिलते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये जनरली एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, हमने पढ़ा हुआ है कि एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शनल एयर करंट्स भी देखने को मिलते हैं। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है और जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो कन्वेक्शनल एयर करंट्स भी देखने को मिलते हैं। और जब ये कन्वेक्शनल एयर करंट्स या फिर ये कहें कि जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है तो ये अपने साथ में ऊपर की तरफ डस्ट पार्टिकल्स को भी लेके चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है डस्ट पार्टिकल्स का वो देखने को मिलता है लोअर लेयर्स में। कहां पे देखने को मिलता है? लोअर लेयर्स में देखने को मिलता है। अच्छा, सब ट्रॉपिकल एरियाज में और टेम्परेट एरियाज में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन, इन कंपैरिजन टू पोलर रीजन्स। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स के कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में
डस्ट पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में ड्राई विंड्स फ्लो करती हैं, और जब विंड्स ड्राई होंगी एकदम, तो वो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ में कैरी करेंगी, ये हमें समझ में आता है। अच्छा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जैसे एक्ट करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जैसे एक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर है वो इन पार्टिकल्स के इर्द गिर्द कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद अल्टीमेटली क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के जैसे एक्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है और अल्टीमेटली क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। देखो, बेहद सिंपल सी बातचीत है। हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। एटमॉस्फेयर में गैसेस देखने को मिलती हैं, वाटर वेपर देखने को मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। गैसेस की कहानी क्या है वो हमने देख ली, रिवाइज भी कर ली। वाटर वेपर से रिलेटेड दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि वाटर वेपर, अगर वार्म और वेट ट्रॉपिक्स के बारे में बात करें, तो वाटर वेपर जो है वो लगभग 4% ऑफ एयर होता है बाय वॉल्यूम। और अगर बात करें डेजर्ट्स की, अगर बात करें पोलर रीजन्स की, तो ये जो वाटर वेपर है ये लगभग लेस देन 1% ऑफ एयर होता है बाय वॉल्यूम। ये जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ये जो वाटर वेपर है ये भी सन के इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करता है और इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो वाटर वेपर है ये ब्लैंकेट के जैसे काम करता है और अर्थ को ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने देता, ना बहुत ज़्यादा गर्म होने देता। ये जो वाटर वेपर है ये एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। और फिर हमने बात की डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। डस्ट पार्टिकल्स इन जनरल कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, लेकिन हाँ, जब कन्वेक्शनल एयर करंट देखने को मिलता है, तो ये जो कन्वेक्शनल एयर करंट है ये कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स को हायर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में भी लेके चला जाता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में, क्योंकि ड्राई विंड्स फ्लो करती हैं, तो इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल रीजन्स एंड पोलर रीजन्स। ये जो डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज क्यों होते हैं? बिकॉज इन डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स के इर्द गिर्द जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होता है और अल्टीमेटली क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम अपनी खत्म कर रहे हैं। इजी सेशन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। होपफुली आपको ये सब पता होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।